इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों आपको लोक नीति के बारे में बता दिया था कि लोक नीति का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, किन किन विचारकों के द्वारा क्या क्या लोक नीति की परिभाषाएं दी गई थी। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ बता दिया गया था। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताया गया था कि वैश्वीकरण के दौरान आप अपनी लोक नीति के अंतर्गत कौन कौन से चेंजेस करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे लोक नीतियों का इतिहास और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जेम्स ऑफ डन के अनुसार दोस्तों प्राचीन काल में सार्वजनिक नीति का सबसे पहला उदाहरण हम्मुराबी की संहिता थी, जो 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। इसमें दोस्तों 282 कानून शामिल थे, जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन स्थापित करने के तरीके सुझाए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये कोड एक बेबीलियन देवता द्वारा राजा हम्मुराबी को दिया गया था। प्राचीन भारत में भी दोस्तों नीति सलाह मौजूद थे। यहाँ पे दोस्तों मैकियावेली थे, जिन्होंने 1669 से 1527 और फ्रांसीसी बेकन के नीतिगत सलाह के विकास में योगदान दिया था। और अतः प्राचीन काल में नीतियाँ कानून के बारे में जो भी वहाँ पे पॉलिसी बनाई गई थी, उसके ऊपर उन्होंने कार्यान्वयन किया। इसके अलावा दोस्तों जो अपने प्राचीन दार्शनिक थे, थॉमस होब्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, जेरी बेंथम हो गए, जेम्स मिल थे, इन्होंने भी दोस्तों पॉलिसी नीतियाँ बनाई थे, उनके ऊपर कार्यान्वयन किया था। इसके अलावा इस अवधि एक नीति विज्ञान व्यवस्थित नहीं थे। यहाँ पे दोस्तों जो 7 सलाहकार होते थे, राजा को उसे खुश करने के लिए राजा सुनना चाहते थे कि वो बात आकर उनसे एहसान लेना चाहते थे। मतलब दोस्तों ये कि जो पुराने समय में जो सलाहकार होते थे राजा के, उन्हीं के द्वारा जो पॉलिसीज होती थी उनके द्वारा अब कार्यान्वयन की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों नीति विज्ञान में से कई सारे विचारक हुए, लेखक हुए, जैसे एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, वुड्रो विल्सन हो गए, जिन्होंने अपने इस माध्यम के थ्रू अपने नीति विज्ञान में जो भी चेंजेस हुए उसको बताए हैं। इसके बाद दोस्तों 19वीं शताब्दी में व्यवहारिकता का सिद्धांत आया। व्यवहारिकता का सिद्धांत का मतलब यही है कि दोस्तों राजनीतिक समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान दिए जाने चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक कौन थे? चार्ल्स पियर्स थे, जॉन डेवी थे और विलियम जेम्स भी थे। इसके अलावा दोस्तों 1991 में हैरोल्ड लासफेल्ड के द्वारा एक निबंध प्रकाशन किया गया जिसका नाम था द पॉलिसी ऑफ ओरिएंटेशन। 20वीं शताब्दी में दोस्तों जैसे जैसे सार्वजनिक नीति की जो नीतियाँ थी उनमें काफ़ी लोकप्रिय बढ़ी, तो 1960 के दशक में नीति विज्ञान में अधिक लोकप्रिय बढ़ने के कारण सामाजिक कल्याण में कार्यक्रम किए गए। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सार्वजनिक नीति का अध्ययन करने की आवश्यकता। आखिर हमें सार्वजनिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? सार्वजनिक नीति को स्टडी करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, जिनमें से था जो सार्वजनिक नीति होती है दोस्तों नीतिगत निर्णयों के कारणों और परिणामों को समझने और समाज के हमारे ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके अलावा जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं वो समाज के लिए एक दर्पण होती है। नीतियों को समाज के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों और राजनीतिक प्रणालियों के आधार पर तैयार किया जाता है। सार्वजनिक नीतियों को एक स्वतंत्र चर के रूप में भी देखा जा सकता है। सार्वजनिक नीति अध्ययन के माध्यम से हम समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नीतिगत अध्ययन राजनीतिक चर्चा में मदद करते हैं। चर्चा सार्वजनिक नीतियों की गुणवत्ता एवं सुधार करने में मदद करती है, जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करती है। ये हो गए दोस्तों आपके सार्वजनिक नीति की आवश्यकता, आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती। अब यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं आपके जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पहला है मौलिक सार्वजनिक नीति, जिसके अंदर दोस्तों आपके जो मौलिक चीज़ें होती है, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। जो मौलिक इंपॉर्टेंस होती है उनके बारे में बताया गया, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो या आपसे हो। इसके अंदर जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, रोजगार के अवसर और कानून व्यवस्था प्रदर्शन हो गया, प्रदूषण विरोधी कार्यक्रम हो गए, ये सारे आपके मौलिक सार्वजनिक नीति के अंदर आते हैं। नियामक सार्वजनिक नीति के अंदर उन नीतियों को या उन विनिमय को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और बल प्रयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपका व्यापार, सुरक्षा उपयोग, सार्वजनिक उपयोगिता आदि के नियम से संबंधित होते हैं। तीसरा है दोस्तों वितरणात्मक सार्वजनिक नीति, जिसके अंदर दोस्तों किस तरह से वस्तुओं का या सामान का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं का किस तरह से वितरण होगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है। इसके बाद है दोस्तों पुनः वितरण सार्वजनिक नीति। इसके अंदर उन नीतियों की पुनर्व्यवस्था जो समाज में बुनियादी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाती है। पूंजीकरण सार्वजनिक नीति के अंतर्गत दोस्तों ये सरकार के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती है। इसमें संघ द्वारा राज्य और स्थानीय सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सब्सिडी शामिल होती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर की तरफ से समझते हैं कि आगे आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये थे आपके सार्वजनिक नीतियों के प्रकार। क्वेश्चन है दोस्तों जो आपकी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय प्रक्रिया होती है, उसके मॉडल्स क्या है, प्रतिमान क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मॉडल्स दोस्तों यानी यहीं पे बताया गया है कि जो लोक नीति से संबंधित प्रचलित प्रतिमान या मॉडल्स होते हैं निम्नलिखित यहाँ पे बताए गए। उससे पहले दोस्तों प्रतिमान के अंदर उन सभी चीज़ों
चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजनीतिक विषय के बारे में, और यहाँ पे जो नीति संबंधी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के बारे में, जो मॉडल्स होते हैं वो सही है या गलत है उसके पता लगाने के लिए, और जो चौथा है जीवन के अत्यंत आवश्यक तत्वों के ध्यान देने के लिए इन मॉडलों को हम एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकार करते हैं। इसमें दोस्तों जो आपका सबसे पहला मॉडल या प्रतिमान है वो है संभ्रांत या अभिजात्य वर्ग का प्रतिमान। इसके अंदर दोस्तों जो समाज होता है दो वर्गों में बटा होता है या प्रचलित होता है, दो वर्गों में विभाजित होता है। पहला होता है प्रथम संभ्रांत वर्ग और दूसरा संभ्रांत वर्ग दोस्तों वही होता है जो शासन करता है, दूसरा वर्ग होता है जिस पर शासन किया जाता है। इस मॉडल का दोस्तों साफ सा मतलब यही है कि जो ऐसे समाज में से कई तरह के लोग रहते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं, उदासीन भी रहते हैं, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं अभिजात वर्ग होता है, उन्हीं को दोस्तों उन्हीं के द्वारा ही आपकी जो नीतियाँ होती है, जो मॉडल्स होते हैं उनको यहाँ पे देख लिख के लिए रखा जाता है। अगला मॉडल है दोस्तों संस्थापक प्रतिमान। इसकी ये जो सिद्धांत है या जो मॉडल है ये दोस्तों A.F. बेंटल के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर लोक नीतियों के निर्माण, उसके कार्यान्वयन, उन्हें प्रभावशाली करने में संसद, मंत्रिपरिषद, न्यायालयों जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका रहने वाली है, इसी के बारे में इस मॉडल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के अंदर मॉडल के अंदर आपको सारी चीज़ें लोक नीति का किस तरह से कार्यान्वयन होता है वही इसी के अंदर आपको किया जाता है, बताया जाता है। तीसरा समृद्धवादी प्रतिमान। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों किसी नवीन नीति के संभावित जोखिम को कम करना होता है। ये प्रतिमान तेजी से विकासशील जो करने वाले देश होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी नहीं रहता है। समृद्धिवादी या अल्पवृद्धिवादी प्रतिमान का तर्क है कि नीति निर्माताओं को केवल नीति कल्पल प्रदान किए जाते हैं, उनमें केवल छोटे परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। चौथा है दोस्तों निहित वर्ग क्रियाशील प्रतिमान। ये प्रतिमान में पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, साथ ही ये स्पष्ट होती है कि साथ में ये स्पष्ट होता है कि सरकारी नीतियाँ विभिन्न प्रतिस्पर्धा निहित वर्गों की कमसमयी स्थायी संतुलन स्थिति का प्रतिफल होती है। ये थे दोस्तों आपके टोटल 5 मॉडल्स। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उदारवादी राज्य है उसके सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण का परीक्षण कीजिए कि नीति विश्लेषण के परीक्षण में उदारवादी राज्य के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। उदारवादी राज्य का मतलब तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो राज्य होता है इसके ऊपर काफ़ी कम बोझ होता है, काफ़ी कम काम का बोझ होता है, जिसके अंदर राज्य का केवल कुछ ही कर्तव्य होते हैं, जैसे शिक्षा का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य की, है आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर ही यहाँ पे जो राज्य होते हैं इसके कार्य बताए जाते हैं यहाँ। इसके बाद दोस्तों जो लोक नीति का जो विश्लेषण होता है, लोक नीति का विश्लेषण दोस्तों मतलब यही होता है कि जो लोक नीति बनाई गई है इसके कमियों में सुधार करना, गुणवत्ता को सुधारना और क्रियान्वयन को इसको बढ़ाना, किस तरह से आप इसको पता लगा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, सब कुछ लोक नीति के विश्लेषण के अंतर्गत आता है। लोक नीति के दोस्तों 5 तरीके जो विश्लेषण करने का तरीका होता है उसके 5 चरणों में होता है। पहला होता है सूची निश्चित करना, उसके बाद होता है निर्माण, तीसरा होता है नीति निर्णय, चौथा होता है नीति क्रियान्वयन और पांचवा होता है नीति मूल्यांकन। दोस्तों ये 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी लोक नीति या किसी भी नीति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। पहले चरण के अंतर्गत दोस्तों जो सूची होती है उसको निर्मित करना होता है। जिस लोक नीति के अंतर्गत, किसी भी नीति के अंतर्गत जो सरकार को काफ़ी ध्यान में रखना होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन को नहीं रखना, वो उसी के बारे में बताया जाता है। नीति प्रभाव के अंदर दोस्तों ये सुनिश्चित किया जाता है कि कितने लोगों को यहाँ पे लाभ मिला है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। एक तरह से दोस्तों जो नीति प्रभाव होता है मूल्यांकन के बाद ही होता है। यहाँ पे दोस्तों थॉमस दाई हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया गया है कि जो नीति मूल्यांकन होते हैं ये 3 प्रकार से हो सकते हैं: प्रशासनिक मूल्यांकन, न्यायिक मूल्यांकन और राजनीतिक मूल्यांकन। ये थे दोस्तों नीति मूल्यांकन के प्रकार। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया जाएगा 2020 और 21 का, कि पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।